हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी के यह जो है आपका टॉपिक इकाई 4 है, परिवहन, संचार और व्यापार। तो दोस्त, इसमें हम आपको बता दें सबसे पहले कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा जो भविष्य में आपके काम में आएंगे। तो दोस्त, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि यदि आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो एक बार आप ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक आप करेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दे दूं कि देखिए आप कैसे आंसर को मैंने सजा करके लिखा है, आप देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्त कि यदि आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से पहले आप इसे एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सटीकता से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी कंसेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं और मेरा एफर्ट रहता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ सकें। तो दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात कर रहा है। तो उस समय की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो उस समय जो सड़कों की कुल लंबाई जो थी भारत में, वह जो थी कितनी थी, तो 2.42 लाख किलोमीटर थी, ठीक है। और अभी जो कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक कार्य आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी भारत के कौन से राज्य पक्की सड़कों की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पे आता है, तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो आप बता सकते हैं 3 नंबर का आंसर। तो 3 नंबर का जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये जो होती है राजमार्ग, यानी कि ये राजमार्ग ही कहलाती है, ये सड़क मार्ग नहीं होती है। जबकि एक्सप्रेसवे सड़क मार्ग है, सीमांत सड़कें सड़क है ये है, और ये गलियारा जो है पूर्व पश्चिम गलियारा ये भी सड़क मार्ग है। जो कि आपका यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ऑप्शन ग 3 नंबर का, वो क्या है, ये राजमार्ग है न कि सड़क मार्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका मेरे भाई 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ये जो है अभी की दृष्टि से देखा जाए तो कई राज्यों में हो चुका है, लेकिन उस समय की दृष्टि से अगर 4 नंबर की बात करें तो कोलकाता और दिल्ली ही होगा। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन के नाम दिया गया था। तो मेरे भाई ये कई बार आपके पेपर में आए भी हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है 2005 में इसका नाम इंडियन एयरलाइन का नाम इंडियन पड़ गया, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्त ये जो है 1986 में किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इंदौर पतन किस राज्य में है। तो मेरे भाई इंदौर पतन जो है ये तमिलनाडु में है, जो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, तमिलनाडु। इंदौर पतन कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैं आपको सभी पतन को करा भी दूंगा, ठीक है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि भारत को जो है 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, ठीक है। और 9 नंबर है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित किया गया है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा जो है मेरे भाई ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सबसे पहले अब मैं आपको कुछ रिवीजन करा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरे भाई एक बंदरगाह है और ये बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है उसे बताया गया है और इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेंगे, इसे याद करने का प्रयास करेंगे। मुंबई तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है। नुहानसुहा और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कोलकाता और हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है और हल्दिया तो ऐसे समझिए कि कोलकाता में हल्दी का उत्पादन ज़्यादा होता है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। तूतुकुड़िन ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, जो कि चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। कांडला ये गुजरात में हो जाएगा। केरल कोचीन में हो जाएगा। कोचिंग यानी कोचिंग को कहा जाता है अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। इंदौर तमिलनाडु का हो जाएगा और उसके बाद में पारादीप उड़ीसा का और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। ये याद रखेंगे मेरे भाई, ये बहुत पूछता है। मर्मगुआ गोवा का। मंगलौर जो है कर्नाटक का हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी भी मैंगलोर है। थोड़ा सा इस टर्म को ध्यान से देखेंगे आप। संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो मेरे भाई संचार के अगर प्रमुख साधन की बात करें तो डाक सेवा होगा, टेलीग्राम हो जाएगा यानी टेलीफोन, अब तो मोबाइल हो चुका है। टेलीफोन ठीक है, टेलीग्राम अलग, टेलीफोन अलग, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और अब के ज़माने में इंटरनेट और ईमेल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ लेते लेते इसको भी हम देख ही लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन तक हम चलेंगे। यहाँ पे जो मेरे मित्र है, एक तरफ आपका रेलवे है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मेरे मित्र, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। पूर्व रेलवे का तो ये कोलकाता। पश्चिम रेलवे का तो चर्च गेट मुंबई और दक्षिण रेलवे का चेन्नई। मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल और पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर। देखिए दोस्त, अगर इसे आप मैप के थ्रू ही पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करें। मैं आपको मैप के थ्रू ऐसे याद करा दूंगा जो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा? मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। जैसे कि मध्य रेलवे यहाँ पे मुंबई सेंट्रल नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश है ना, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है। यानी मध्य सेंट्रल का कहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई? तो ये मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, यहाँ पे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उत्तर पूर्वी सीमांत ये मर्मागांव जो कि गुवाहाटी असम में पड़ता है। दक्षिण में मध्य रेलवे तो ये सिकंदराबाद पड़ता है जो कि आंध्र प्रदेश में। और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे तो भुवनेश्वर और उत्तर मध्य रेलवे तो इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और 2-3 बचा है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे ये जो है जयपुर में हो जाएगा और यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे ये बिलासपुर और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पश्चिम मध्य रेलवे ये जबलपुर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 16 जोन था, अभी 17वां जोन बन चुका है। तो आपको बताना 17वां जोन कौन सा है। तो मैंने सभी जोनों का मुख्यालय भी आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आंसर पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लें, बाद में ये न कहें कि मैंने दूसरे क्वेश्चन करा दिया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो है सड़कों का प्रादेशिक वर्णन हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। चलिए मेरे भाई, ये कहाँ गया क्वेश्चन? कोई बात नहीं है मेरे मित्र, थोड़ा सब्र कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो 3 है तो जाहिर सी बात है 1 भी इसमें होगा, 2 भी इसमें होगा, 3 तो है ही है।
भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण का वर्णन कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे आप तो ये याद होते जाएगा। सबसे पहली बात मेरे भाई ये ध्यान देनी है आपको कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे 2.7 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं, जो कि 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। दूसरे स्थान पे यहाँ पे दूसरे होगा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा और तीसरे स्थान पे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रमशः 2.47 लाख एवं दूसरा स्थान पे जो उत्तर प्रदेश है वो 2.36 लाख और उसके बाद में इतना लाख किलोमीटर सड़कें बिछी हुई हैं। पक्की सड़कों के सबसे कम लंबाई वाला राज्य की अगर बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे मात्र 1 किलोमीटर ही लंबी है, जो कि अब ज़्यादा हो चुकी है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पे है, यानी सबसे अधिक सड़क कहाँ है? केरल। उसके बाद गोवा दूसरा स्थान पे और उड़ीसा का तीसरा स्थान होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे आपका है उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अगर बात करें तो उत्तर भारत में पंजाब में पाया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा हो जाएगा और नागालैंड दूसरे स्थान पे आता है। और पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व जो है दिल्ली में हो जाएगा। सबसे अधिक सड़क कहाँ है? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। का उल्लेख करें, 2 बड़े शहर एवं महासागरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेल परिवहन की विशेषता बताना है, तो उसी को बताएंगे जो सबसे ज़्यादा तेज़ है या फिर सबसे ज़्यादा धीमी है। माल ढुलाई वाला, प्राइवेट, कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों वाली लगाई जा रही है। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में ACD की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 ईस्वी में रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया था। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि यदि कोई व्यक्ति रेल दुर्घटना के कारण डेथ करता है और उसके पास टिकट होती है, यानी कहने का मतलब वो रिजर्वेशन में जा रहा होता है और रेल में दुर्घटनाग्रस्त उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रेल बीमा उसे उसके परिवार को मिलेगी। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के बीच में 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। इसी मार्ग पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, अभी ये रेल सुरंग बदल भी गया है, रत्नगिरी के निकट है। ये जो रेल सुरंग है ये रत्नगिरी के पास है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे पर्यटकों को पहुँचने के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ पे कई सारे गेज मतलब रेलें चलाई गई है। यहाँ की बात करें जैसे कि शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग, ये सभी हो जाएंगे। अब हम बात करें कि इसमें जो है एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली हो जाएगी भारत की। यानी भारत की रेल व्यवस्था क्या हो जाएगी? एशिया की दूसरी, यानी पहली चीन का और दूसरा भारत का, और विश्व का तीसरा तो पहला अमेरिका का हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है? तो ये रूस में चलती है। अब मैं आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखने दूंगा, आप इसे शॉर्टकट समझने का प्रयास करेंगे और अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्र, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्टिव को या फिर ऑब्जेक्टिव को
अच्छे तरीक़ा से पढ़ने के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके बदले में आपको बस प्यारा सा कमेंट करना है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रही है, उस पे हमें लाइव आके पढ़ाएं सर, या फिर हमें इसको कवर कराएं, तो मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा आपको वो कवर कराने के लिए। बस दोस्त, कमेंट की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि कहीं से तो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए ना। चलिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप इसे शॉर्टकट आंसर कैसे लिखेंगे। इसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे अभी के वर्तमान की स्थिति के अनुसार आप रेल के बारे में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा और मान्य होगा। पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग, ये तो पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग ही आंसर मैंने लिख दिया है, तो अभी के अकॉर्डिंग ये बताना ज़रूरी है और अभी के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। दोनों को मिक्स करके आप लिखेंगे तो ये सही होगा। जबकि यहाँ पे रेल बीमा योजना जो है आपको कब शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1947 को, तो ये भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, सो चलिए देखिए दोस्त, भारत में रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता, तो भारत में अभी जो है वंदे मातरम चलाई जा रही है। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस भारत की पहले जो थी सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है। तो अभी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी है, वंदे मातरम के बारे में आप लिख देंगे। भारतीय रेल जो है ये हमारे देश की एक रीढ़ है, मतलब इससे क्या होता है, और भारतीय रेल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे होता है, तो माल भाड़ा से होता है। भारतीय रेल जो है यातायात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सड़क मार्ग के बाद रेल का स्थान आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्त कि भारतीय रेलवे जो होती है भारत के सबसे अधिक लोगों को रोज़गार देता है। कृषि के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक लोग कार्यरत है, तो रेलवे में। और आप बहुत कुछ लिख सकते हैं रेल के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। और आपका 2 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या है। भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षिप्त में विवरण दें। तो भारत में जो डाक चैनल है उसके बारे में बताना है। राजधानी चैनल, अब राजधानी चैनल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 करेंगे, मेट्रो चैनल 2 करेंगे, ग्रीन चैनल 3 करेंगे और व्यापार चैनल 4 करेंगे। यानी कि इसे आपको नंबरिंग कर लेना है 1, 2, 3 और 4। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। राजधानी चैनल की बात करें तो ये नई दिल्ली से 5 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा व्यवस्था किया गया है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटिया का प्रयोग में लाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि राजधानी क्षेत्र में जो राजधानी चैनल होती है उसमें जो डाक लेटर आता है वो पीला कलर का होता है। अगली बात है मेट्रो चैनल। ये बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा उपयोग में आता है और इसका जो नीले रंग की पेटियाँ होती है। ठीक है, कैसी होती है मेट्रो चैनल में, तो नीले रंग की। ग्रीन चैनल मतलब हरा, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। और ये इसमें दस्तावेज चैनल, और यहाँ पे एक और मिसिंग हो गया है, दस्तावेज चैनल है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे दस्तावेज चैनल जो कि समाचार पत्रों, यहाँ पे पहले ग्रीन चैनल के बारे में देखिए। ये स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पेटी में डाला जाता है, ये बता दिए। उसके बाद में दस्तावेज चैनल जो है यहाँ पे अब 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ओहो, 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। दस्तावेज चैनल समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह बड़े प्रकार के व्यावसायिक संगठनों में डाक पत्र होता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। व्यापार चैनल यह छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध होता है। तो ये जो है दस्तावेज चैनल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा भारत में होता है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन तो कवर मैंने कर दिया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 4 नंबर ये रहा आपका।
आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, इसे ध्यान से देखेंगे। भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। तो यानी कि भारत में कौन सी वस्तु निर्यात होती है और कौन सी वस्तु आयात होती है, अभी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। या आपको भी पता है कि भारत से कौन सी वस्तु, यानी भारत में जिस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा वो वस्तु निर्यात ज़्यादा होगा, और जिसकी कम होगी वो घट जाएगा, यानी उसे हम मंगाएंगे। ठीक है, तो निर्यात की जाने वाली वस्तु हो गई। क्या क्या निर्यात होता है, जैसे इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण। ठीक है, उसके बाद में रसायन संबंधित उत्पाद जैसे वस्त्र, कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क खनिज, ये सभी ये क्या की जाती है, निर्यात की जाती है। ठीक है, मतलब भेजी जाती है। जिन वस्तु को भेजी जाती है उसे निर्यात की वस्तु कहते हैं, और जो मंगाई जाती है उसे आयात की वस्तु कहते हैं। अब आयात होने वाली वस्तु देखिए, जैसे पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित कुछ उत्पाद, मशीनीकृत इलेक्ट्रिक सामान, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन और लौह, ये सभी चीज़ें जो होती है भारत में मंगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताना है। तो मेरे भाई इसका आंसर देखिए, भारत के 5 आंतरिक राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, और ये राजमार्ग निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दिया हुआ है, और थोड़ी थोड़ी विशेषता सबके बारे में लगभग बताया है मैंने। पहला है राजमार्ग फर्स्ट, यह कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से इलाहाबाद तक, यानी पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल में है। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक ये जाता है, इसे ऐसे याद रखेंगे, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला है राजमार्ग 2, यानी पहला कहाँ से कहाँ तक है मेरे मित्र, तो इलाहाबाद से, यानी उत्तर प्रदेश, अब इसका इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, ये ध्यान रखेंगे आप। यानी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, पश्चिम बंगाल के बीच, जो 1620 किलोमीटर है, NH1 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। 2 की बात करें, यह सदिया से धुबरी तक जाता है, जो कि 891 किलोमीटर है। अभी वर्तमान दृष्टि में अगर बात करें तो इसकी लंबाई बढ़ गई है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। अगला है राजमार्ग 3, क्या है, राजमार्ग 3 कोलकाता से कोट्टयमपुरम है, जो कि 2005 किलोमीटर लंबा है यह, और यह जल मार्ग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चंपापारा औद्योगिक मंडल नौरू सहित यह पश्चिमी तट पर विकसित किया गया है। ये यहाँ पे देखिएगा इतनी लंबाई है, और ये कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से कोट्टयमपुरम तक जाता है। 4 की अगर बात करें, यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला है, जो कि पुडुचेरी, काकीनाडा और नहरों के सहारे यह राजमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी तक जाता है। और 5 की बात करें, यह राजमार्ग उड़ीसा में जाता है, और उड़ीसा में कहाँ कहाँ, ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 623 किलोमीटर, इसे विकसित किया गया। और इस प्रकार मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन को करा दिया। ठीक है, अब दोस्त बात ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दीर्घ उत्तरीय का, ये आप देखिए। चलिए दोस्त, अब आपका दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं फटाफट। भारत के अंतर्राज्यीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए दोस्त, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न नए नए देशों में बढ़ाया जा रहा है, और नए नए बाजार बनाते जा रहा है।
भारत 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा करता है और केवल नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ और नदियों के द्वारा व्यापार होता है। पाकिस्तान के साथ स्थल और नदियों के द्वारा व्यापार होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 95% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं हम। समुद्र वाला अधिक व्यापार होने के कारण इस देश में बंदरगाहों का महत्व बढ़ रहा है। यानी कि जिस देश में बंदरगाह का यूज ज़्यादा होगा इसलिए वहाँ पे बंदरगाह को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात की वस्तुओं की संख्या तथा मात्रा में दिनादुनित वृद्धि होती है। मतलब निर्यात हम लोग ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। निर्यात के साथ साथ आयात व्यापार भी बढ़ाया जा सकता है, यानी हम मंगा भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। कृषि के सामान तथा औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि होने से अनुकूल व्यापार संतुलन की प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई है। ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग वस्तु जैसे कि साइकिल, सिलाई मशीन, बिजली के पंखे इत्यादि उत्पादक बढ़ रहा है और इन वस्तुओं को निर्यात कर रहे हैं। यानी हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी देश में बेच सकते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन सहित कई प्रकार के बिजली के बड़े पंखे भी हम लोग भेज सकते हैं, साइकिलें भी भेज सकते हैं। जो अधिक मात्रा में बनाएंगे वो भेज सकते हैं। भारत का विदेशी व्यापार से भारत में प्रति व्यक्ति आय में भी विदेशी देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में विदेशी व्यापार से प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होती है। भारत का विदेशी व्यापार व्यापारिक समझौते के अनुसार होता है। भारत का विदेशी व्यापार प्रधान कोलकाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक विदेशी व्यापार कहाँ से होता है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पारादीप, कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह यहाँ से होता है। वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यानी भारत में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर नए तकनीकी आधार पर विकसित किया जा रहा है और जब से AI आया है तब से तो कहना ही नहीं है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से भी भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यानी कि भारत जो है सॉफ्टवेयर को बेच करके ज़्यादा मात्रा में पैसा अर्जित करता है और देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका जैसे देशों में जा कर के अपनी कला प्रदर्शन करता है और पैसा कमाता है। मतलब वहाँ पे अपनी रोजगार कर रहा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। 2 नंबर है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तार से वर्णन करें। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। अब एक एक करके कितना देखते हैं हम बता सकते हैं। जो देख रहे हैं आप, नागपुर सड़क योजना के द्वारा देश में सड़कों को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है राजमार्ग 1, यह देश के विभिन्न प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? यह देश के विभिन्न प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और 44A जो है ये सबसे छोटा है और इसका भी नाम बदला गया है, शायद 47 के A रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये समझिए, इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, जो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है इस बात को देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 वाराणसी से जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए राष्ट्रीय राजमार्ग। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 2% है ये अकेले, और लेकिन यातायात का 40% भाग यहाँ से पूरा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से, जो ये कहाँ वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई यानी कि चेन्नई तक जाता है। अगला अगर बात करें 2 का, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, यह देश की राजधानियों को विभिन्न जिलों जैसे कि मुख्यालयों को ये जोड़ता है। पहला किसे जोड़ा? कई राज्यों को कनेक्ट किया
और दूसरा किसे जोड़ रहा है, ये मुख्यालयों को जोड़ रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई मात्र 4% है। और तीसरा है जिला सड़कें। यह राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। देश की कुल सड़कों का इनका 14% हिस्सा है। और चौथा ग्रामीण सड़कें और पांचवा सीमांत सड़कें। इसे भी एक एक करके देख लेते हैं। ग्रामीण सड़कें यह विभिन्न गांवों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग है। यानी ग्रामीण सड़कें जो है भारत की सबसे अधिक सड़कें बिखरी हुई है, जिसमें 80% भाग शामिल है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसे विकसित किया जा रहा है। और पांचवा है इसका लास्ट टॉपिक, सीमांत सड़कें है। राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती सड़कों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। यानी कि ये जो है सीमांत सड़कें, ये वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जब किसी राज्य का बॉर्डर एक राज्य से दूसरे राज्य से या देश का बॉर्डर लगता हो। इनका निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1960 के तहत किया गया था। इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामानें भेजी जाती है। तो यानी इस तरह से मैंने आपको भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़क मार्ग को मैंने बताया है। अब इसे रिकॉल करने का हम प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, जो कि सबसे बड़ा राजमार्ग है और ये देश का जो है देश का कितना परसेंट, ये जो है लगभग 4% के आसपास कवर करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि राजमार्ग 1 जो है यह इसकी इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे लंबा है। और राजमार्ग जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा वाराणसी राजमार्ग, जो वाराणसी यहाँ से वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, ये जो होती है अगर पूरे राजमार्ग की बात करें तो 2% हो जाएगा और 40% भाग ये ढोता है। इस बात पर ध्यान रखेंगे। राजमार्ग संख्या 2 ये 4% हो जाएगा और ये जो है ये राजधानी को कनेक्ट करता है। दूसरा राजमार्ग जो होता है ये राज्य की राजधानी से कनेक्ट करेगा और ये देश के सभी सड़कों को जोड़ेगा। और ये किसे जोड़ेगा, तो ये मुख्यालय को जोड़ेगा 3। और ग्रामीण सड़कें ये प्रधानमंत्री के नाम से चलता है और ये सबसे बड़ा राजमार्ग होता है। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं सीमांत सड़कें क्या होती है। जो सीमांत सड़कें होती है वो किसी भी देश के बॉर्डर से लगी होती है, जिसे जो होता है वो उस देश का, जैसे भारत का बॉर्डर से लगी हुई होगी तो सैनिकों को आसानी से रसद सामग्री या हथियार वगैरह सप्लाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार भारत में जो है अलग अलग प्रकार से सड़क मार्ग बनाई गई है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार संसाधनों के महत्व को बताना है। यानी कहने का मतलब है कि परिवहन का क्या काम है और संचार का काम क्या है। परिवहन का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढो करके किसी सवारी के माध्यम से ले जाते हैं, उसे परिवहन कहते हैं। और संचार का मतलब होता है कि वो किस प्रकार से वो दौड़ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसका माध्यम क्या है, यानी किस चीज़ से जा रहा है वो, ठीक है, वस्तु। चलिए एक एक करके इसे आंसर को देखते हैं हम। परिवहन एवं संचार के साधनों के द्वारा किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समूचे विकास में परिवहन एवं संचार के साधन आधार का काम करता है। ये साधन उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध को स्थापित करता है। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो परिवहन और संचार को कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे।
ठीक है मेरे मित्र। परिवहन के साधन कई दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। एक कच्चे माल को निर्यात एक स्थल से दूसरे स्थल एकत्रित करके और दूसरे जगह पर परिष्कृत यानी दूसरे जगह पे पहुंचाता है। ठीक है मेरे मित्र। और बात करें इसमें, यह देश की रक्षा में लगी हुई सेनाओं के लिए आहार, गोला बारूद, अन्य प्रकार के सामग्री तुरंत आपूर्ति करता है। बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने का काम करता है। जैसे अभी संचार के साधनों का महत्व क्या है इसे जानने का प्रयास करेंगे। व्यापारिक गतिविधि की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर व्यापार मंदा है तो वो सूचना दे देगा कि यहाँ पे व्यापार मंदा है तो कहीं और ले जाओ, या फिर कहीं पे व्यापार फास्ट चल रहा है तो वहाँ पे बता देता है कि यहाँ नहीं, यहाँ पे व्यापार ठीक है। ठीक है। इसके साथ ही यह बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधि, आतंकवाद जहाँ पे फैलता है से संबंधित जानकारियों को भी जुटाने का काम करता है। पहुँचने एवं उन्हें इसके प्रति जागरूक करता है, सचेत करता है। ये सभी संचार का साधन है। यानी कि आप किस माध्यम से संचार को पहुंचाते हैं। टेलीविज़न हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, या फिर रेल, डाक, तार, कुछ भी हो सकता है संचार के माध्यम में। ठीक है। यानी इससे आप क्या समझे, इस क्वेश्चन से आप ये समझे मेरे मित्र कि यहाँ पे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का क्या भूमिका है और संचार का क्या भूमिका है। संचार का मतलब होता है कि किसी भी सूचना को या जानकारी को या फिर कोई वस्तु को कैसे हम एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं, मतलब तुरंत भेज सकते हैं, सूचनाएं कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका 2-3 नंबर क्वेश्चन पूरे हो गए और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट में चलते चलते आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त कि हमें लगता है कि आपको यह वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी। तो अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं मेरे मित्र तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका उससे कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन इस चैनल को उससे आपकी एक लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप एक लाइक कर दिए होंगे। भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन क्या है, इसके बारे में बताना है। पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्यतः तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पाइपलाइन जो होती है, पाइपलाइन के माध्यम से हम क्या क्या भेज सकते हैं। लिक्विड चीज़ें जैसे कि दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, केरोसिन हो गया, मोबिल हो गया और ग्रीस वगैरह, ये सभी लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी जा सकता है, जैसे गैस हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक है। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाना संभव है। भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर ही निर्भर है। ठीक है। देश में कच्चे तेलों को उत्पादन क्षेत्रों से शोधकर्ताओं तक, शोधशालाओं तक, उत्पादन को बाजार तक पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे शोध हो रहा है, तेल यहाँ पे है, तो वहाँ से तेल निकाल करके और उसी पाइपलाइन के माध्यम से हम एक निश्चित स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आजकल ठोस पदार्थ जैसे कि खनिज को हम लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, देश में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र में वृद्धि तथा आयात में वृद्धि के साथ ही पाइपलाइन मार्ग का भी विस्तार बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। देश के पश्चिमी भागों में इसकी सघनता अधिक है। 1985 तक देश में पाइपलाइन का कुल विस्तार 6535 किलोमीटर था।
जो कि 2004 की अगर बात करें तो ये कितना हो गया, 18,000 हो गया है, यानी 6,000 से सीधे 18,000 पहुँच गया है। भारत में पाइपलाइन के विवरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब इसे देखने का प्रयास करेंगे। तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। अब तेल पाइपलाइन क्या होता है, जैसे कि कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पादन के लिए। गैस पाइपलाइन क्या होता है, एलपीजी हो गया या एचबीजे पाइपलाइन हो गया, ये सभी होती है। और बात करें हम भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के पाइपलाइनों बिछाई गई है, जिसका विवरण है कि पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत में डिगबोई से बरौनी हल्दिया तक, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम में कंडला अजमेर होते हुए पानीपत तक यानी हरियाणा तक एवं जामनगर से चकसू तक, ये चाकसू से ये पानीपत एवं मथुरा तक, जहाँ पे तेल रिफाइनरी का काम होता है, कई क्षेत्रों में बांटा भी गया है। और दक्षिणी विशाखापत्तनम में अगर बात करें तो विजयवाड़ा से हैदराबाद के बीच में, और गुजरात से हजीरा से उत्तर प्रदेश के कबे जगदीशपुर तक यह 1730 किलोमीटर लंबा है। इसे एचबीजे गैस पाइपलाइन के नाम से जाना भी जाता है। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंदी है, बड़ा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसे आप गांठ बांध लें, समझ लें। जो भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पाइपलाइन होता क्या है। तो पाइप का मतलब होता है कि पाइप के माध्यम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पाइप के माध्यम का मतलब ये हो गया कि पाइप में कोई भी वस्तु को जिसे हम ठोस रूप से तरल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पाइपलाइन के, देखिएगा मेरे भाई, उसे हम पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से भेज सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कोई भी धातु जो है, किसी भी धातु को हम भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं आपको दोस्त कि जैसे दूध हो गया, दूध एक लिक्विड होता है, पेट्रोल भी लिक्विड होता है, डीजल होता है, केरोसिन तेल होता है, ग्रीस होता है, मोबिल होता है। ये सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आसानी से पहुंचा सकते हैं पाइप के माध्यम से। अब इससे क्या होती है कि यातायात से आप बच सकते हैं, पाइप के माध्यम से आसानी से जा सकता है। आजकल शहर शहर में देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी जगह पे गैस की ज़रूरी पड़ गई, शादी ब्याह है या फिर बड़ा फंक्शन है, वहाँ पे गैस की ज़रूरत है और गैस घट गया, और पता चला कि जो उस दिन मार्केट बंद है या फिर किसी कारणवश जाम लगी पड़ी है, तो बताइए वो गाड़ी तो आ चुका। लेकिन वहीं अगर पाइपलाइन की व्यवस्था होती तो वो कितना आसान होता है, आपकी घटता ही नहीं। आप पैसा डालिए, आपके पास पाइपलाइन के माध्यम से गैस आ जाएगा, जैसे कि बिजली का रिचार्ज होता है। ठीक है। अगर और हम बात करें इसमें, तो कई वैरायटी से चीज़ें हो सकती है, यानी कि दुनिया की वैसी चीज़ें जिसे हम लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं, वो पाइप माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। ऐसे तेल रिफाइनरी का काम होता है, तो वहाँ से तेल हम निकालते हैं पेट्रोलियम, तो उस पेट्रोल में कई वैरायटी का होता है। जो उच्च किस्म का होता है वो क्या होता है, उसे हम पेट्रोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे मित्र, पेट्रोल कहते हैं। और पेट्रोल जो होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है, जो थोड़ा सा खराब होता है, वो उसे डीजल बोलते हैं। ठीक है, डीजल होता है। और उसे खराब होता है उसे किरोसिन तेल बोलते हैं या मोबिल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, किरोसिन तेल, किरोसिन, या फिर मोबिल उसे बोलते हैं, मोबिल। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, यानी कि इसके अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे परिवहन के प्रकार आपको बताया गया, सड़क, रेल, जल, वायु, पाइपलाइन। ये परिवहन के 5 प्रकार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो को हम द एंड करते हैं। उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक हम अपने लक्ष्यों तक, यानी कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाएं। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।